हेलो बच्चों, आज हम एसएसटी विषय के अंतर्गत ट्राइबल्स दीकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज यानी कि आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यानपूर्वक आप सुने, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारिक लोग आए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था। यहाँ के सभी लोग, चाहे वो सर्विस में थे, चाहे वो खेती में थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, वो सभी उनकी नीतियों से और उनके टैक्स से परेशान थे। तो इसी उसमें मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, इसकी शुरुआत करता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्होंने प्राय भारत के आदिवासी क्षेत्रों को अपने अधीनस्थ कर लिया था। इस पाठ में इन आदिवासी लोगों से संबंधित जानकारी हम शेयर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि 1885 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इसी कारण लोगों को यकीन था, विश्वास था कि वह हमारी समस्याएं दूर करने के लिए आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लिए लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासी के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? हम इन सारे सवालों पर विचार करेंगे और इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। जैसे कि आदिवासी समाजों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत से अलग थी, जो कि ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित की गई रीति रिवाज उनसे भिन्न थी और ये समाज गहरे सामाजिक भेदों से भी परे थे। इनमें जाति आधारित समाजों में ऐसी व्यवस्था जैसी जातियों में दिखाई देती है, ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती थी। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। अब जैसे कि आपने एक इसका रूप देखा कि भाई लोगों की कैसे दिनचर्या थी, उस पर क्या इन लोगों के प्रभाव पड़े। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने इस भाषा में बोले हैं कि भी इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है। अब आया हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स, जनजाति समूह किस तरह जीते थे, यानी कि उनकी दिनचर्या क्या थी, वे किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। उनकी कई क्रियाएं थी, जैसे कुछ लोग झूम खेती करते थे और कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे, कुछ पशु पालते थे तथा कुछ एक जगह खेती करते थे। अब सबसे पहले नंबर 1 आया
जो लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरी खेती, जिसमें खेत बदल बदल कर खेती की जाती है। अब इसमें क्या होता था कि इस पद्धति के अंतर्गत लोग जमीन पर धूप लाने के लिए बड़े बड़े वृक्षों को काटते थे, और वृक्षों को काटने के बाद में उन्हें यानी कि आधा भाग उनका छोड़ दिया ताकि धूप नीचे आ जाती थी, और उन टूटी हुई टहनी तथा वहां आसपास के जो क्षेत्र होता था उस घास को जला देते थे, जिससे पोटास राख को वे आसपास के क्षेत्रों में उसे बखेर देते थे, जिससे पोटास की प्राप्ति होती थी और जिसमें उपजाऊपन उस मिट्टी में हो जाता था। फिर इसे ये जोतते नहीं थे, बीज बखेर देते थे और वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते थे। जब वर्षा होती थी तो इनका अनाज या जो भी ये बोते थे वह उपज जाता था। बखेरने की यानी कि इन्हें छिटकने की प्रक्रिया से ही अपनी फसल को उगाते थे, और जब फसल उगाती थी और फसल पकाती थी तो वो इस स्थान को छोड़ देते और दूसरी स्थान पर चले जाते थे। दूसरा आया, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ लोग जो अपनी आजीविका को शिकार और वनों से प्राप्त जो उत्पाद होते थे, फल होते थे, जड़ें होती थी, उन पर निर्भर होते थे और उनको इकट्ठा करते थे तथा शिकार करके आपस में एक संग्रह, पूरा मतलब संघ चलता था शिकार करने के लिए, और जैसे ही छोटा मोटा उन्हें शिकार मिलता था बांट के आपस में उसका खा लेते थे। उसी से अपने परिवारजनों का भरण पोषण करते थे। इसी उस पर इनके लिए वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला एक समुदाय इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। इसमें वे जानकार भी थे, जैसे कि इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से नहीं कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगलों की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। अब नंबर 3 आए सम हर्डर्स एनिमल्स, यानी कि कुछ पशु पालते थे, कुछ पशुओं पर निर्भर थे। वो लोग बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, यानी कि एक तरह से पशुओं के झुंड को लेकर वो खाली स्थानों पर चराने के लिए निकल जाते थे, और उनमें मवेशियों, भेड़ों के रेवड़, रेवड़ क्या होता है? पशुओं का समूह, पशुओं के समूह को कहते हैं रेवड़, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, क्योंकि एक जगह की जब घास समाप्त हो जाती थी तो दूसरी ऐसे ही क्षेत्र की जहां घास है उसकी तलाश करके वो दूसरी जगह जाते थे। अब कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ऐसे ही चौथे नंबर पर आए सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कि कुछ लोग एक जगह रुककर खेती करते थे। अब 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। टिककर मीन्स स्थायी रूप से खेती करने लगे थे। उन्हें क्या हुआ, वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर एकाधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के
कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती नहीं करते थे बल्कि बटाई पर दे दिया करते थे। ब्रिटिश अफसर को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर जो खेती करने वाले लोग थे वो ही पसंद थे। वो और जो स्थानांतरी कृषि करते थे उनको भी बसाना चाहते थे एक ही स्थान पर। अब उनका एक जगह बसाने का जो एक नीति थी वो इसके पीछे कुछ उनके उद्देश्य निहित थे। वो उद्देश्य क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। अब आया हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स लाइव्स। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। यानी कि जब औपनिवेशिक शासन, आपने पढ़ा औपनिवेशिक क्षेत्र किसी और का होता है और शासन करने वाले लोग किसी और देश के होते हैं। तो जैसे कि भारत हमारा देश था और शासन करने वाले ब्रिटेनिया यानी कि ब्रिटेन से आए हुए लोग थे जो अपने नीतियों को यहाँ के लोगों पर लागू करते थे। ऐसे ही अब इसमें क्या, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। कैसे बदला, उनके जीवन से संबंधित जैसे कि किस किस तरह उन्होंने बदलाव किए उसको मैं व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स यानी कि जो आदिवासियों के मुखिया थे, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, उन पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव हुआ। दूसरा व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यानी कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, जो घूम घूम कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आजीविका चलाने के लिए आते जाते रहते थे, उन लोगों पर क्या असर हुए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, यानी कि व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, इनका क्या हुआ, इनकी शक्तियों में क्या परिवर्तन आए। जैसे कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं। शासकीय शक्तियां जैसे लोगों को वो हुक्म देते थे, आदेश देते थे, अपनी मर्जी का काम कराते थे, वो शक्ति खत्म कर दी गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब उनकी जब वो शक्ति छिन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया, तो जो पहले उनके पास शक्ति थी, उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, अर्थात उसमें कमी आ गई। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी कि जो घुमंतु शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते थे वे लोग उनको एक जगह बसाना चाहते थे, क्योंकि उसके पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा हुआ था। वो क्यों बसाना चाहते थे, ऐसे समूह जो अंग्रेजों को काफी परेशानी दे रहे थे, जहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। अब अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, उन्हें रोककर। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान यानी कि रेवेन्यू, खेती के बदले में या जमीन के बदले में कितना रेवेन्यू देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित
कर दिया गया। अब इन काश्तकारों को, जो झूम काश्तकार थे, स्थानांतरित कृषि करते थे, उन्हें ऐसे क्षेत्र दिए गए जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो। वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ जब ऐसे क्षेत्र दे दिए गए जहां पर सूखा पड़ता था। क्यों कि पहले सिंचाई की व्यवस्था जैसे आज है ऐसी नहीं थी, तो नुकसान हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों पर घुमंती खेती की छूट दे दी गई। अब जब ये अपने जिद पर अंग्रेजों से निरंतर अड़े रहे तो उन्होंने कुछ ने छूट दे दी और कुछ क्षेत्र प्रोवाइड उपलब्ध करा दिए गए कि भाई आप अपनी मर्जी से ये काम या ये क्षेत्र चुन सकते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने वन कानून बना दिए। वन कानून कहते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब वन कानून उन्होंने कैसे बना दिए कि वनों को आरक्षित कर दिया गया, वनों से आदिवासियों को निकाल दिया गया। अब जब वनों से, जो केवल वन को ही अपनी संपदा मानते थे आदिवासी लोग, आदिवासी एक्सप्लेन करने से मतलब होता मूल निवासी। अब मूल निवासियों को जहां उनका मूल स्थान था वहीं से खदेड़ दिया जाए तो उनपे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं और वो उस प्रभाव को कैसे खत्म करें, लड़ाई से करें या बात मान के करें, ये सारी चीज उनके ऊपर डिपेंड करती है जो उस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा आदिवासी समूहों का जमीन जंगलों से जुड़ा हुआ जो लगाव था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों को जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा और दूसरे काम ढूंढने पड़े। जैसे आगे आया दूसरा पॉइंट, क्या, व्यापार की समस्या। अब इसी के अंतर्गत बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सौंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का ही एक विद्रोह था। जो आदिवासी लोग थे कई बार अंग्रेजों से भिड़े भी और उन्होंने बहुत बलिष्ठ विद्रोह भी किए। अब आती है द प्रॉब्लम विद ट्रेड्स, व्यापार की समस्या क्या थी। अब 19वीं सदी के दौरान जनजाति समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। उनके आने का कारण क्या था, वे वन उपज खरीदने, नगद और कर्जा देने तथा आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को समय लग गया और वो इस समस्या को नहीं समझ पाए। फिर क्या हुआ, वर्तमान झारखंड में
स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों यानी के जिनमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं उनके जो कृमि कोष होते हैं उन्हें 3-4 रुपए हजार के आधार पर या रेट पर ले लेते थे और इसके बाद इन कृमियों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उनके 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले इन बिचौलियों को जमकर मुनाफा हो रहा था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि यह बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि इनसे तो कम पैसों में लिया जाता था और उस कृमि कोष को ज्यादा पैसों में बेच दिया जाता था अपने ही देश में। क्योंकि अंग्रेजों का उस समय रेशमी वस्त्र बनाने का जो प्रोसीजर था उस पर ज्यादा फोकस था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? द सर्च फॉर वर्क। अब काम की तलाश में जो आदिवासी थे, क्योंकि वनों पर भी अंग्रेजों ने अपना राज्य कर लिया, वहां पर जो स्लीपर के लिए अच्छे अच्छे पेड़ होते थे साल वगैरह के, उन्हें कटवाने लगे। लेकिन उनको सामने समस्या भी आई कि मजदूर जब उन्होंने वन में कोई रखा ही नहीं, तो जब ऐसी समस्या आई उनके सामने तो उन्होंने कुछ टुकड़ियों में उन लोगों को स्थानांतरित खेती करने के लिए वहां पर क्या कर दी? मंजूरी दे दी, यानी कि उनको अनुमति दे दी कि भी इतने क्षेत्र में आप स्थानांतरित खेती कर सकते हो। तो वहां फिर मजदूरों की ये समस्या भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद में अब काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अब इसमें एक चित्र दिया गया है बिहार के कोयला खनिक का। खनिक कहते हैं जो उसमें कोयला निकालने वाले मजदूर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक मजदूर आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक भी था। और इस खतरे से देश की कोयला खदानों में हर साल 20,000 से 2,000 से भी ज्यादा लोग इन खदानों में कार्य करते हुए मर जाते थे। अब हम इसे एक क्लोजर लुक, यदि हम इसे नजदीक से देखें इन सारी पूरी कार्रवाइयों को, तो एक संक्षेप रूप में क्या हम पाएंगे, जैसे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 यानी कि 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब इसमें इतना अंग्रेजों से संबंधित ये जो क्रियाकलाप आपको समझाए गए, आशा है आपकी समझ में आ गए। अब एक व्यक्ति विशेष जिसका जीवन परिचय जानना जरूरी है, उसका नाम था बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के 1870 के दशक
के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जहां मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय में परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। अपने खोए हुए मुंडा समुदाय ने अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं, ऐसी उन्हें शिक्षा दी गई। और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता पर दया पर जोर देने लगे। अब इसमें आया वैष्णव आपने पहले पढ़ा है। वैष्णव या अलवार यानी कि विष्णु के भक्त कहलाते हैं, और शैव या नयनार ये शिव के भक्त होते हैं, शिव के भक्त। ठीक। अब वैष्णव धर्म बिरसा मुंडा ने अपना लिया था। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन अपने जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और पौधे तथा बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। जब इस प्रकार की क्रियाएं उनके सामने आने लगी तो उन्होंने, जब आंदोलन फैलने लगा और बिरसा की आवाज चारों तरफ फैलने लगी और उसके संगठन की पता लग गई, तो अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा दे दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जो लोग थे गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए इन रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों तथा जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीको यानी कि जो विदेशी लोग थे आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा,
इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। इस प्रकार मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। जो इसमें चित्र हैं, कविताएं हैं, वो पुस्तक में एक बार आप पढ़ें और उन्हें समझें।